Hello everyone, very good evening all of you. Yes, good evening guys. So today we are going to start with our new segment that is geography. और आज से आगे आने वाली 30 classes we are going to discuss how physical geography can be seen as an important segment for UPSC prelims as well as mains. Right? हम प्री और मेंस के हिसाब से अब थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूपीएससी के अंदर प्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और प्री में यूपी ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ मेंस में कैसे सवाल आते हैं। धीरे धीरे करके वी विल बी रीचिंग टू अ सिचुएशन जहां पे हम आंसर राइटिंग करने का कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि कैसे यूपीएससी के अंदर मेंस के अंदर सवालों के जवाब लिखे जाते हैं। ये सारी चीजों को आगे आने वाले कुछ दिनों में हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे सेगमेंट को लेकर। द प्राइमरी थिंग वुड बी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी। हम फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अभी तक आपकी जो पिछली क्लासेस हुई हैं उन पिछली क्लासेस के अंदर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। हिस्ट्री जहां पे बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, वहीं ज्योग्राफी के अंदर बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स आएंगे, राइट? और इन्हीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विल बी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, और एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो ताउम्र आपके साथ हमेशा रहेगा, राइट? अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है, बिकॉज ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और बहुत ज्यादा अटेंशन डिमांड करता है, तो आप प्लीज अपने आप को इस चैट सेक्शन में ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। रदर आप समझिएगा कि जो कॉन्सेप्ट्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, और बहुत ही नॉर्मल स्पीड से, बहुत ही आराम से हम ज्योग्राफी को केटर करेंगे, राइट? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। एक सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट अगर हम देखें यहां पे, उसमें एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाए, कोई फाइट नहीं है। The major thing that we are going to cover here is regarding the conceptual clarity of geography. जिनके मन में ये डाउट है वो ये कि ह्यूमन ज्योग्राफी कब से स्टार्ट होगा, इस पूरे सेगमेंट के अंदर हम ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम इस सेगमेंट के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। द वेरी फर्स्ट डाउट दैट कम्स टू द माइंड्स ऑफ पीपल कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, मैं आज ये सारे डाउट्स को यहीं पे केटर कर रहा हूं ताकि बार बार रोज आप मुझसे चैट सेक्शन में ये डाउट्स ना पूछें। सबसे पहली बात, व्हेन इट कम्स टू द बुक्स, आप हमेशा एक रेफरेंस बुक के रूप में एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। और कौन सी एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी क्लास 11th। एनसीईआरटी क्लास 11th जो भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा वो प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी योर क्लास नोट्स। प्राइमरी सोर्स जो होगा वो आपका हमेशा क्लास नोट्स ही होंगे, राइट? उसके बाद आप सबसे पहले इन क्लास नोट्स को रोज रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा, उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक क्लास में डिस्कस होगा, उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे। एनसीईआरटी की जो ये बुक है वो बहुत ही पतली और बहुत ही छोटी बुक है और उसमें बहुत कम लिखा हुआ है, बट हम उन्हीं टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे यहां पे। तो हमेशा से आपका पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्लास नोट्स रहेंगे जो कि यहां पे आपको स्लाइड्स के रूप में मिलेंगे। वट एवर आई विल डिस्कस, जो भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, दोज क्लास नोट्स, दो स्लाइड्स विल बी कंसीडर्ड एज योर क्लास नोट्स, राइट? फिर उसके बाद, हाँ बिल्कुल सही बात है, पीडब्ल्यू के द्वारा जो आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड की गई है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप जनरली, अगर ऐसा डाउट लोगों के मन में रहता है कि हम पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, यस यू कैन फॉलो दैट, बट आप लाजमी सी ये बात समझें कि यहां पे जरूरी क्या है हमारे लिए, जो मेजर एनसीईआरटी लिखी गई है उसको पढ़ना।
तो प्लीज आप ये बात हमेशा से याद रखेंगे कि यहां पे जो आपकी ओरिजिनल एनसीईआरटी है वो आपकी एक इंफॉर्मेशन का सोर्स रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी करंट अपडेट्स होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, इसीलिए अगली स्लाइड में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उस चैनल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। सेकेंड एस्पेक्ट, यूपीएससी वाला की जो बुकलेट है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, द थिंग दैट आई एम डिस्कस हेयर इन द क्लास वुड बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू यू। चैट के अंदर आई विल नॉट लुक एट योर चैट फॉर 15 मिनट्स, और उसके बाद जब भी चैट में जब भी मैं तुमसे कोई सवाल पूछूंगा उसका आंसर देने के लिए इस चैट सेक्शन का इस्तेमाल करें, ना कि आपस में गप्पे लड़ाने के लिए। राइट। तो ये जो चैट सेक्शन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको पूछी देखी जाएगी, दैट वुड बी द रेलेवेंट क्वेश्चन। जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वही यहां पे देखा जाएगा। यूपीएससी वाला की बुक को मैं अगेन आई एम सेइंग यू कैन फॉलो दैट बुक, यू कैन फॉलो दिस बुक एज वेल, बट इसके अंदर से सिर्फ वही सेगमेंट जो कि क्लास के अंदर डिस्कस हुए हैं, और हम आपको ये बात इंश्योर करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ सिंक कर रहे हैं। ना सेकेंड एस्पेक्ट जो कि मेरे से बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज वो है नोट्स मेकिंग। द कॉन्सेप्ट दैट इज relevant here to tell you people is regarding the notes making। notes making की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को हर रोज मेरी क्लास के बाद सबसे पहला स्टेप होगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी क्लास के बाद क्लास के नोट्स अपलोड होंगे। जो क्लास के नोट्स अपलोड होंगे वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। देन सेकंड जो पार्ट होगा दैट वुड बी आप हर रोज अपने पास एक सिनॉप्सिस बना के रखेंगे। वो सिनॉप्सिस क्या होगा? सिनॉप्सिस होगा जो कि आपको पूरी की पूरी जो क्लास है उसके 1 पेजर के रूप में दिखाई देगा। ये जो 1 पेजर होगा, जो सिनॉप्सिस होगा, ये आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे एक बहुत ही कंसोलिडेटेड मैनर में, बहुत ही कंसाइज मैनर में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। डन। सो नाउ ये बात आपको ध्यान में रखनी है। somebody is asking about the GC Leong book। GC Leong के बारे में जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम यहां से फॉलो करेंगे, जैसे कि जीसी लियोंग से हमें वोल्केनिज्म का एक टॉपिक है जो बहुत अच्छा दिया गया है, वो पढ़ना है, और कुछ सेगमेंट जो क्लाइमेटोलॉजी के होंगे वो यहां से हम पढ़ेंगे। दैट इज इट। उसके अलावा ये क्लास नोट्स इतने एग्जॉस्टिव होंगे ये क्लास नोट्स कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन्हीं को पढ़ने के बाद एवरी सिंगल क्वेश्चन विल बी डन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं क्लास नोट्स में से अराउंड 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चन जो आपके मेंस में होंगे वो कवर हो जाएंगे। मेंस जो है वो यहां से कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए एक चीज समझनी जरूरी है, वो ये है कि प्रीलिम्स के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे मैपिंग से रिलेटेड, और मैपिंग से रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं उसके लिए मैं एक लिंक शेयर करूंगा। मेरा एक वीडियो है YouTube पे अराउंड 5 से 5.25 घंटे का, आप उसको धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर दें। राइट। अब इन सब चीजों को मैं कभी भी दोबारा डिस्कस क्लास में नहीं करूंगा। ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बार बार जो लोग ये सवाल पूछेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, कैसे हम इन सब चीजों को कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कैसे क्लास नोट्स को एनसीईआरटी के साथ मैनेज करें, माय एस्पेक्ट इज टू टेल यू वन थिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू रेफर द क्लास नोट्स, क्लास की स्लाइड्स पढ़ेंगे,
उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद उसका 1 पेजर नोट बनाएंगे। 1 पेजर नोट कैसे बनाना है वो मैं आपको आज सिखा के जाऊंगा। जीसी लियोंग को पढ़ना कंपलसरी नहीं है, कुछ टॉपिक जो है जो जीसी लियोंग से हम पढ़ेंगे, जैसे कि वोल्केनिज्म, क्लाइमेटोलॉजी, और उसके साथ साथ आपको यूपीएससी वाला की बुक में से वो जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, आप वहां से ना पढ़ें। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, उसका एक कारण होता है। द रीजन बिहाइंड रीडिंग द एनसीईआरटी इज, सबसे पहले जब भी हम देखें यूपीएससी के प्रीलिम्स के सवालों को, उसमें जो लैंग्वेज पूछी गई है, एनसीईआरटी को हम फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पे जो लैंग्वेज दी गई है प्रीलिम्स के अंदर, दैट लैंग्वेज इज समवेयर लिंक्ड विद द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी लैंग्वेज लिखता है उसमें ही आपको लैंग्वेज के साथ अकस्टम होना पड़ेगा, इसलिए आप पर्टिकुलरली इसको पढ़ना स्टार्ट करें। ना आपने माजिद हुसैन पढ़नी है, ना आपने खुल्लर पढ़नी है, ना आपने सविंदर सिंह पढ़नी है, क्योंकि आप सबके लिए वो किताबें मैंने पढ़ ली हैं। और इसीलिए जो भी किताबों की आप बात करेंगे, उन किताबों का हर किताब का जो निचोड़ है वो आपको इन स्लाइड्स में दिखाई देगा। हम इस पूरे सेमेस्टर में मैपिंग की बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट लार्जली द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। एटलस की जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको बता दूंगा, और कौन सी एटलस लेनी है ये मैं आपको अभी ही बता देता हूं यहां पे, ताकि आपके मन में बार बार ऐसी दुविधा ना आए। एटलस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है, स्कूल एटलस में नहीं कह रहा हूं, आई एम सेइंग ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, ये वर्ड आप याद रखना, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। और इसका जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा, शायद 6th एडिशन आया है, उस लेटेस्ट एडिशन को आप यहां पे खरीद सकते हैं, ताकि उसका जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा वो आप अपने पास रखेंगे, ताकि आपको कुछ रेफरेंस के लिए ये चीजें आप वापस एटलस में जाके देख सकें, ठीक है। एनसीईआरटी वर्सेस यूपीएससी वाला मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, और अगर आपको चाहिए कि मैं सीक्वेंस में बता दूं, सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा क्लास नोट्स। पहला प्रायोरिटी है क्लास नोट्स, सेकंड प्रायोरिटी है एनसीईआरटी, थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है यूपीएससी वाला की बुकलेट, और फोर्थ प्रायोरिटी पे आप जीसी लियोंग अगर मन करे तो पढ़ लें, वरना फिर भी मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं, मेरी जो स्लाइड्स होंगी उसमें सब कुछ होगा, राइट। और ये जो स्लाइड्स हैं, देखिए अगर आपको कोई बुक मिलती है, वो बुक 1000 पेज की है, इसका मतलब यह है कि उस बुक में सब कुछ दिया है, बट उसके लिए आपको यह भी तो ध्यान में रखना है कि 1000 पेज पढ़ने पड़ेंगे। उन 1000 पेज में से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो चीजें हमें नहीं करनी है। हमें इस समुद्र को कंसोलिडेट करके बिल्कुल छोटा सा लेक बना देना है, और उसी लेक में से हम अपने एस्पेक्ट्स को निकाल लेंगे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अदर एस्पेक्ट, दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट जो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर साल अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं, तो प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी से 16 से 17 सवाल पूछे जाते हैं। 16 से 17 क्वेश्चन यहां पे आपको ज्योग्राफी से दिखेंगे, या ज्योग्राफी से इंटरलिंक्ड दिखेंगे। उनमें से आपको 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर पूछे जाएंगे, जो कि डिमांड करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। अगर वो आपके पास है तो ये सारे के सारे सवाल डुएबल कंसीडर किए जाएंगे। ये सारे डुएबल होंगे क्योंकि इनके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, यहां पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में तो ठीक है कि 16 से 17 क्वेश्चन, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम 2 सेगमेंट्स।
वन सेगमेंट इज इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहला सेगमेंट होगा इंडियन ज्योग्राफी का, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड सेगमेंट होता है मैप बेस्ड क्वेश्चंस का, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको अपनी प्रायोरिटी के रूप में रखनी है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं आपको एक चीज बना के दे रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। प्रायोरिटी क्या रखनी है? पहली प्रायोरिटी है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ही जरूरी है, जो हम इस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू डू दिस ओनली, राइट। सेकेंड प्रायोरिटी, अगले सेमेस्टर में जब हम मिलेंगे देन वी विल टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, तब हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, और साइमल्टेनियसली हम देखेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन को। यही 3 प्रायोरिटी है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। अभी मैं आपको लग रहा होगा कि ये आदमी पढ़ा क्यों नहीं रहा है, पढ़ाएगा, ये आदमी पढ़ाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी। बस एक चीज बता रहा हूं, जब भी हम किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तब हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस सब्जेक्ट को केटर किया जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई भी बुक उठा लूंगा और उसको करना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। हमें सबसे पहले इस पूरे सब्जेक्ट को डीकंस्ट्रक्ट करना है। इसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें तोड़ के देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनमें कहां पे हमें फोकस अपना करना है। सिलेबस का डिस्कशन अभी जरूरी नहीं है हमारे लिए। आई विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑल्सो, जिसको हम बहुत लेंदी तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। देन थर्ड थिंग जो कि मुझे यहां पे डिस्कस करनी है आपसे कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी कहां गया। सो जो इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट आएगा, इसी के अंदर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को भी इंक्लूड करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। ये तो हो गया प्रीलिम्स से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट। अब आते हैं मेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर। जब भी मेंस की बात आती है तब दिल थोड़ा सा धक धक करने लग जाता है कि कैसे हम आंसर लिखेंगे और कैसे हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कह रहे हैं बच्चे, वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस इसी में आएंगे। ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट बनेगा, ये यहां पे कवर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। फेयर इनफ। नाउ मेंस में ऐसा लगता है कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए। मेंस में ऐसे है कि धीरे धीरे वी विल ट्राई टू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को हम सीखेंगे और धीरे धीरे करके हर रोज मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स देके जाऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो गई है, राइट। उसके बाद क्लास के साथ साथ एनसीईआरटी फॉलो आपको करनी है। इस बार फिजिकल ज्योग्राफी पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। दूसरी बात, जब आता है मेंस, व्हेन इट कम्स टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ मेंस, जब मेंस की बारी आती है तब ऐसा लगता है कि इसमें क्या सिलेबस है। मेंस के अंदर जो सिलेबस दिया गया है, जो इस सेमेस्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका पार्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। ये लिखा गया है आपके सिलेबस के अंदर, और मैं इतनी आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये तो मालूम है मेंस के अंदर ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 का पार्ट है, और इस जीएस पेपर 1 के अंदर 4 से 5 लाइन ज्योग्राफी के सिलेबस की दी गई हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि उन 4 से 5 लाइन के सिलेबस में जो पहली लाइन है वो ये है सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। इस लाइन का मतलब है 50% ऑफ सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है वो 50% इसी लाइन के अंदर सिमट जाता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे कि आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके 3 मेजर आयाम दिखाई देते हैं। 3 मेजर चीजें आती हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी में। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इज इन रिलेशन टू जियोमॉर्फोलॉजी। इसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ये मैं एक बार थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं,
इट वुड बी विजिबल टू यू, आई नो दैट। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे कि अगर मैं इस धरती को देखता हूं, इस धरती के ऊपर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स का मतलब, जब भी मैं ये वर्ड लैंड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब है इस धरती के ऊपर देयर आर सो मेनी माउंटेन्स। इस धरती के ऊपर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, यानी कि जिसको हम पहाड़ कहते हैं। इस धरती के ऊपर बहुत सारे प्लेटूज हैं। अब मुझसे कोई पूछता है सर ये प्लेटू क्या होता है, मैं कहता हूं माउंटेन और प्लेटू के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, माउंटेन इस तरीके का होगा जहां पे आपको पीक दिखाई देगी, जहां पे आपको पीक दिखाई देती है। बट जब हम प्लेटू की बात करते हैं, प्लेटू होता है टेबल लाइक स्ट्रक्चर। टेबल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये यहां पे जिसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है ये होता है फ्लैट, इसका जो टॉप है ये होता है फ्लैट। ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स भी इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल भारत के अंदर पाए जाने वाले हिमालयन माउंटेन्स हैं। उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट कि सर प्लेटू कहां पे है, प्लेटू का भी एग्जाम्पल भारत के अंदर दिखाई देता है, जिसको हम डेक्कन लावा प्लेटू के नाम से जानते हैं। अब ये प्लेटू कैसे बना होगा, कैसे नहीं बना होगा, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। बट ये फ्लैट टॉप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने प्लेटू बोला। तो इस धरती के ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, इन लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे बने हैं, आज तक हम सिर्फ हिमालय पे जाके घूम के फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। बट इस बार हम जब इस सेमेस्टर में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आपको इन सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन समझ में आने लगेगा कि कैसे ये बनते हैं। राइट, तो ये हमें समझ में आ गया। वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। उसमें हम देखेंगे कि अच्छा फोल्ड माउंटेन क्या होता है। पहली क्लास में सब नहीं आएगा, धीरे धीरे करके सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि इस धरती के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन, जो प्लेटू हैं, हिल्स हैं, जो ये नदियां बह रही हैं, उन नदियों ने काट के कुछ वैली बना ली, उनके अंदर से, वैलीज के अंदर से नदियां बह गई, साइड में खड़े होके तुमने सेल्फी ले ली। ये सब कैसे बना होगा, इन सब के बनने के लिए एक पर्टिकुलर स्टडी जो की जाती है उसी को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। वो हम एक एस्पेक्ट यहां देखने वाले हैं। सेकेंड एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज द एस्पेक्ट रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है, आज जब हम इस धरती को देखते हैं तो इस धरती के अंदर, इस धरती के ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। लेट्स से इफ दिस इज माय बिलवड अर्थ, ये मेरी प्यारी धरती है। इस धरती के ऊपर अगर मैं एटमॉस्फेयर देखता हूं, यहां पे बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, गैसेस मिलती हैं। इन गैसेस का धरती पे रहने वाले ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट है। जी हां सर है, को क्यों नहीं है। मैं सांस ले रहा हूं तो मुझे ये ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं क्या ह्यूमन का इन गैसेस के ऊपर कुछ प्रभाव है। जी हां, इस धरती के ऊपर जो ये गैसेस हैं उनका हमारा भी प्रभाव उन पर जरूर पड़ता है। इन सबकी स्टडी को किया जाता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, जहां पे हम धरती के इस एटमॉस्फेयर के होने वाले जितने भी फिनोमिनन्स हैं, जैसे कि सबसे पहला धरती के ऊपर ये जो क्लाउड्स बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, फिर फॉग बन जाती है, कभी कभी रेनफॉल हो जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं। ये सारे के सारे फिनोमिनन्स, इनकी स्टडी की जाएगी, इन सब की स्टडी की जाएगी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। तीसरा मेजर प्रोस्पेक्ट ज्योग्राफी का, इस पर्टिकुलर चीज से हमें जो डिराइव होता है वो है ओशियनोग्राफी। थर्ड इज द ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का मतलब है वी आर गोइंग टू स्टडी साइंटिफिकली अबाउट द ओशियंस। ओशियंस के अंदर इतना कुछ हो रहा है,
ओशियंस के अंदर इतना कुछ हो रहा है, उनकी सबकी स्टडी की जाएगी ओशियनोग्राफी के अंदर। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है जहां पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कैसे हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। और सिलेबस का जो पहला पॉइंट है उसके अंदर 3 मेजर चीजें आती हैं। उन तीनों मेजर चीजों के अंदर सबसे पहले आपको यहां पे दिखाई दे रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, फिर आपको दिखाई देता है यहां पे सबसे पहले यहां पे आपको दिखाई देता है दी क्लाइमेटोलॉजी, फिर तीसरा आपको दिखाई देता है ओशियनोग्राफी। इन तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं यहां पे आपको सबसे पहले बात करूं कैसे ज्योग्राफी को डिवाइड किया जाता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हियर, सबसे पहली एस्पेक्ट, जब मैं ज्योग्राफी देखता हूं तो इसके अंदर 2 प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। ज्योग्राफी के अंदर 2 प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। पहले प्रोस्पेक्ट को हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इसको हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड प्रोस्पेक्ट को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड प्रोस्पेक्ट को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और हम इस सेमेस्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी। अब इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आएगा, आज की क्लास से हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे इस पूरी यूनिवर्स का ओरिजिन क्या हुआ है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हाउ दिस एंटायर प्लेनेट अर्थ एंड सन, और ये बहुत सारी जितने भी गैलेक्सी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो हमारे ग्रह हैं, जो ये चंद्रमा है, इन सबका फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो आएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के अंदर। जो सोइल वाला पार्ट है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, जिसको आप थर्ड सेगमेंट के रूप में जान लें, दैट वुड बी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आपकी एक गारंटी जो मैं दे रहा हूं ऑन कैमरा आपको, दैट वुड बी द गारंटी वेयर एवरी क्वेश्चन ऑफ मेंस विल बी फ्रॉम क्लास नोट्स। जो मैं क्लास में बातें बोलूंगा हर बात का एक सिग्निफिकेंस होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपना अटेंशन लैक कर जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ चीज को मिस कर जाएंगे। हर पूरी क्लास के अंदर शुरुआत से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक एक कोहेरेंस होगा, एक सूत्र में बंधी हुई क्लास होगी। तो आप प्लीज मेरे साथ रहने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा लिखेंगे तो कैसे समझेंगे? समझें ज्यादा, लिखें कम। जब भी डाउट आएगा, मैं इतनी बात आपको बोल रहा हूं, एक चीज को 5 से 6 बार आई विल रिपीट अ सिंगल थिंग इन द क्लास, you will be able to understand it very thoroughly, right? Second is origin of universe के बाद हम यहां पे पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, देन मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। थर्ड एस्पेक्ट वुड बी हियर द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। फोर्थ एस्पेक्ट जो यहां पे हम पढ़ेंगे वो होगा ओशियनोग्राफी। ये चारों चीजें 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको एकदम निपटा देंगे। 6 to 12 की एनसीईआरटी के अंदर आपको घुसने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधा 6th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए ना केक वॉक होगी, राइट? करंट अफेयर्स ज्यादा ज्योग्राफी के अंदर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा कुछ इसके साथ इंटरलिंक करने की जरूरत होती नहीं है। And moreover, when we will talk about the current affairs, these will be updated on the Telegram channel. And उसके बाद भी अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस पूरी की पूरी क्लास के अंदर वो सारा का सारा इंटीग्रेट होके चलेगा। I will off the chat from tomorrow onwards, क्योंकि आज मैं आपको ये लेवरेज दे रहा हूं कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम पूछते जा रहे हो, बट कल से ये नहीं होगा। One thing, every topper, I have seen one thing, and I must tell you, you must have seen one of my video on Only IAS UPSC channel, where I am taking the interview of AIR 6 Miss Srishti Dabas. In that interview, what I have particularly found is that girl
has utmost self discipline. If you want to crack this exam, then definitely you will have to have the discipline inside you. After discipline, it is something which is needed, जिसको हम बोलते हैं perseverance, patience, constant consistency. ये सारी चीजें होंगी तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाता है. एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो बुक है, जो इस पूरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, एज अ टीचर आई हैव गॉन थ्रू दोज बुक्स सो मेनी टाइम्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ये एहसास होता है कि जो भी चीजें क्लास में करवाई जाएंगी उनको उसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा. डन. Then let's begin with the very first aspect, magnetic field and effect. किस में आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एस्पेक्ट हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर डिस्कस करेंगे. प्रशांत जी, आप घबराइएगा नहीं, आपकी हर चीज का जवाब आपको मिलेगा. बस एक चीज की आवश्यकता है, वो ये है कि जैसे जैसे जो टॉपिक्स मैं करवाता रहूंगा उन टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से करते रहिएगा. यस, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आज तक, वो पूछे गए हैं क्लाइमेटोलॉजी से. ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा. यहां पे सबसे ज्यादा पीवाईक्यू आपको मिलेंगे. जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पीवाईक्यू कम है. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के पीवाईक्यू 3 से 4 ही हैं. बट आपको फिर भी हर सब्जेक्ट को अपना एक अहमियत देना पड़ेगा. सिनॉप्सिस का मतलब यह होगा कि हर क्लास के बाद आप 15 मिनट इत्मीनान से बैठेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक पेज के अंदर उस क्लास को समेट दें. सेकेंड थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग हियर इज द रोल ऑफ आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. राइट, कैसे चीजों को याद रखा जाता है. मैं ये जानता हूं 75% से ज्यादा जो लोग हैं, दे आर डूइंग वन मिस्टेक. दीज पीपल आर डूइंग वन मिस्टेक एंड दैट मिस्टेक इज व्हाट? दैट वन मिस्टेक इज दे रीड थिंग्स, they revise and then they forget. फिर वो भूल जाते हैं. Why is it so? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और मैं ये आज की क्लास में ही डिस्कस करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा. ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग. द आइडिया इज, हम बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिन चीजों के बारे में हम जानते हैं, बट हम हमेशा उन चीजों को भूल जाते हैं जिन चीजों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है. ये एक चीज है, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं. इस चीज को ऐसे समझें कि हमारी जो लर्निंग है, दैट लर्निंग इज द पैसिव लर्निंग. एंड एक सवाल पूछता हूं आप सब लोगों से, मेरे साथ दीजिएगा ध्यान से. मैं ये सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं, देखो एक बात बताओ. कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन को मार्क कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरी किताब के अंदर, मेरी जो नोटबुक है उसके अंदर इस पेज के उस कॉर्नर में ये लिखा हुआ है और मैंने हाईलाइट भी किया है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या हुआ है. यस, ऐसा होता होगा आप सब लोगों के साथ कि मेरे को पता है कि मैं यार क्वेश्चन लिखने लगा हूं, यार ये मेरी नोटबुक के इस पेज पे लिखा हुआ है और मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था, बट क्या लिखा हुआ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा. फिर और पीपल व्हाट दे डू इज, वो लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं और फिर याद वो होता नहीं है. कारण क्या है? क्योंकि हम आज तक जो करते हुए आए हैं, दैट इज द पैसिव लर्निंग. ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है. वर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग अगर किसी को कहते हैं तो वो पैसिव लर्निंग है, क्योंकि हम इन सब चीजों के साथ हम इसको रिकॉल, हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते तो हैं बट उनको याद नहीं कर पाते हैं. दिस इज समथिंग द प्रॉब्लम ऑफ फेमिलियरिटी.
हमें फेमिलियरिटी तो है उस चीज के साथ, बट हमें उस चीज के साथ पूरा आइडिया नहीं है, याद नहीं आता क्या लिखा हुआ है। इसको अगर दूर करना है तो पहला तरीका होता है बर्डन योर माइंड। बर्डन दी माइंड का मतलब यह है, आप सबसे पहले किताब को बंद करेंगे। बंद करने के बाद आप याद करने की कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक पढ़ाया गया था उस टॉपिक में क्या क्या है, उस टॉपिक में क्या क्या था। मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको एक्टिव लर्निंग समझ में आएगी। बर्डन माइंड को करेंगे तो जो आपकी लर्निंग होगी वो एक्टिव लर्निंग होगी। कैसे? मैं कैसे याद करता होता था, कैसे मैं अपने नोट्स को कंसोलिडेट करता था, उसको समझें। उसमें मैंने क्या किया, मान लो ये मेरी नोटबुक है। इस नोटबुक के अंदर मैंने एक कॉलम बनाया। इस कॉलम के अंदर मैंने क्या लिखा है, ऊपर लिख दिया टॉपिक। जैसे टॉपिक के अंदर आज हमने सोचा था कि हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मैंने यहां पे लिख लिया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, उस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो भी थियरीज आई, थियरी 1, 2, 3, 4, मैंने वो थियरीज को, सारी थियरीज को लिख लिया। ठीक है, अब एक बात समझे, अब एक बात समझे। ये मेरे पास ये 2 पेज हैं, इन दोनों पेजेस के ऊपर मेरे नोट्स हैं। इन नोट्स के अंदर ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में यहां पे लिखी हुई है जानकारी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, लिख लिया। ठीक है, अगली दिन जब मैं क्लास नया टॉपिक नया जो भी पढ़ने लग रहा हूं, उससे पहले मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अच्छा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के अंदर ये टॉपिक, ये चीज थी। पहली थ्योरी ये कहती थी, दूसरी थ्योरी ये कहती थी, तीसरी थ्योरी ये कहती थी, फोर्थ थ्योरी ये कहती थी, फिफ्थ ये कहती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 चीजों को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश की। ठीक है, कर लिया। फिर कॉपी खोली, फिर देखा उनमें से ये वाला पोर्शन मेरे को आता है। अच्छा, ये वाला पोर्शन मेरे को याद था, ये वाला पोर्शन मेरे को याद था, ये वाला पोर्शन मेरे को याद था। अब क्या होगा, जो पोर्शन नहीं याद था उसको कर ले हाईलाइट। हाईलाइट कर ले उन पोर्शन को जो मेरे को पहली बारी में याद नहीं आया। जो मेरे को पहली बारी में याद नहीं आया उसको मैं क्या कर लूं, हाईलाइट कर ले। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। एंड इन फैक्ट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, that this strategy has been followed. People who are saying it is the strategy of someone, so I must tell you, those people are now where I used to teach, they are the student of that place, so we used to discuss these things for so long, और इससे बहुत ज्यादा बार हम इन चीजों को ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुके हैं। It is tried and tested, तो आप प्लीज इसको ध्यान से फॉलो करेंगे, क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, 1 पेजर बनाएंगे, और जैसे जैसे आपके पास छोटे नोट्स होते रहेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा याद होने लग जाएगी। दैट इज इट। सो नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट। अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे टॉपिक की, बट बिफोर दैट those who have not joined this telegram channel, they can join it, और उसके बाद आपको यहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 पेजर कैसे करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा हर क्लास के बाद। जैसे ही क्लास खत्म होगी, आज तो चलो हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जब इंफॉर्मेटिव क्लास हो जाएगी उस क्लास के एंड में मैं सारी इंफॉर्मेशन को 1 पेजर के रूप में बना के आपको दूंगा। कुछ दिन मैं आपको यह प्रोवाइड करूंगा, बट उसके बाद यह सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, मेंस के लिए नोट्स बनाने नहीं है, आपको सिर्फ याद रखनी है चीजें, दिमाग में ज्यादा होनी चाहिए, कॉपी में भले ही होना हो, और जब दिमाग में होगी तो अपने आप आपको वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके जो भी आंसर शीट है उसके अंदर। नाउ लेट्स कम बैक एंड डिस्कस द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ। ये धरती का ओरिजिन कैसे हुआ, इस धरती का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सबको आप देखने की कोशिश करेंगे। इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, ओरिजिन ऑफ अर्थ को बताने के लिए बहुत सारी थियरीज आई, बहुत सारे थियरीज आए, बहुत सारे हाइपोथेसिस आए। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो क्या है, देयर आर 2 words that I am going to discuss with you. One we call as hypothesis
सेकेंड वी कॉल एज थियरी। हाइपोथेसिस और थियरी के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आज मान लो मेरे दिमाग में कोई चीज आई और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो ये ओवरऑल धरती है, ये यूनिवर्स है, ये जो बिग बैंग बोलता है, ऐसे नहीं बनी है धरती। क्या बनी? भगवान आए, भगवान ने धरती बना दी, मेरे को ऐसा लगता है। और मैंने क्या किया, उसको एक पेज लिया और उस पेज पे राइट डाउन कर दिया, और इसको, ये मेरे अपने विचार हैं, जिन विचारों को मैंने अभी एक नोटबुक में लिख दिया है, और मैंने उसका नाम दे दिया दिस इज दीपेंद्र's हाइपोथेसिस। दिस इज दीपेंद्र's हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस क्या होता है? सबसे पहली प्राइमरी जो भी हमारे पास किसी भी चीज को लेके इंफॉर्मेशन होती है, उसको अगर मैं लिख देता हूं, उसके बारे में कोई जानकारी दे देता हूं, तब हम उसको बोलते हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। बट अब अगर मेरे से किसी ने बोला कि भाई तू बावड़े आ तो गया, तू तो कह रहा है दीपेंद्र's हाइपोथेसिस है, धरती भगवान ने बना दी, सीधा ये गोला बन गया, तो ऐसा थोड़ी होगा। मैं बोलता हूं कि रुक, जो ये हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस के अंदर अगर मैंने जो भी बोला है उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस दे दिए, एविडेंसेस अगर मैंने दे दिए, तो ये हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा? थियरी बन जाएगा। यानी कि किसी भी हाइपोथेसिस को अगर मैं थियरी बनाना चाहता हूं, तो जो भी मैंने हाइपोथेसिस दिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे? एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उनके लिए मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? आई विल हैव टू प्रोवाइड दी एविडेंसेस। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने एविडेंस दे दिया तो वो बन गई थ्योरी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। एविडेंस का मतलब है मुझे सबूत देने पड़ेंगे, मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैंने बोला है उसको मैं इस तरीके से प्रूव कर सकता हूं, राइट? तो क्रिटिसिज्म भी आएंगे, वो बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं समझ में आ गया कि हाइपोथेसिस और थ्योरी क्या होती है। When we talk about the origin of universe, origin of universe के अंदर दो चीजें आती हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली हाइपोथेसिस एंड सेकंड हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली हाइपोथेसिस और मॉडर्न थ्योरीज। अब मॉडर्न थ्योरी के अंदर दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? यानी कि जो पुराने लोग थे वो आके कुछ भी बोल के चले गए। उन्होंने बोला कि उनको जो भी लगा कि ये धरती कैसे बनी होगी, उनको लगा कि इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ होगा, उसको समझाने के लिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोल देता हूं, कैफ भाई ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कोई एक व्यक्ति आता है, उसके मन में ये विचार आता है कि ये धरती कैसे बनी होगी, ये यूनिवर्स कैसे बना होगा, और वो उसके बारे में पूरी दुनिया को बता देता है। उसको मैंने बोला हाइपोथेसिस। फिर लेटर ऑन लोग आएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई, तू अगर ये बोल रहा है तो थोड़ा सा हमें एविडेंस तो दे दे। वो कहता कि भाई मेरे पास एविडेंस नहीं है, मेरे पास एविडेंस नहीं है जो मैंने बोला। तो फिर जो नए लोग आएंगे वो बोलेंगे भाई तू फिर रहने दे, तू रहने दे, बस तेरी ये थ्योरी नहीं होगी, तेरा ये क्या होगा? हाइपोथेसिस होगा। अब मॉडर्न थ्योरी के अंदर इसीलिए आपको दिखेगा, अगर मैं एक थ्योरी का नाम जानता हूं तो वो कौन सी थ्योरी है? वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग। थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग। यानी कि अगर ये किसी ने थ्योरी दी है तो इसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एविडेंस तो आए होंगे। हां जी मालिक, इस जगह पे हम डेफिनेटली एविडेंसेस की बात करेंगे, राइट? बट अभी वो वक्त बहुत दूर है। सबसे पहले पुराने जमाने में 1750 से लोगों को यह लगने लगा कि हमें अब इस धरती के, इस यूनिवर्स के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया।
सबसे पहले जिन लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया उन लोगों को बोला गया अर्ली पर्सन्स टू प्रोवाइड हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो क्या है? जो पुरानी थियरीज हैं उनको ओल्डर थियरीज या उनको हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड नई जो थियरीज हैं इनको बोला जाता है मॉडर्न थियोरीज, राइट। अब ध्यान से समझें, सबसे पहली जो थियरी, सबसे पहला जो हाइपोथेसिस आया, आप एक चीज को नोट कर रहे हैं यहां पे कि इस जगह पे भी हाइपोथेसिस लिखा है, यहां पे भी हाइपोथेसिस है, ये भी हाइपोथेसिस है, ये भी हाइपोथेसिस है, ये भी हाइपोथेसिस और ये भी हाइपोथेसिस। बाकी सब क्या है? वो थियरीज हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू द एनलाइटनमेंट एज। ये एनलाइटनमेंट एज की तरह नहीं है। यहां पे अगर ये व्यक्ति, जो कि मान लो ये थियरी इमैनुअल कांट ने दी, अगर ये व्यक्ति इस जो भी बोल के गया उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सबूत दे देता, कुछ एविडेंस दे देता, तो उसको हम थ्योरी का नाम दे देते। तो आज के बाद ये बात नहीं आपके दिमाग में आनी चाहिए। आपको कोई थ्योरी पढ़ा रहा होगा तो आप उससे जरूर पूछेगा कि भाई इसके एविडेंस कहां है, जो ये भी किसी भी व्यक्ति ने जो बोला है। ठीक है, अब समझते हैं अगला स्टेप। तो पहली चीज जो हमने अभी समझी है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड हियर इज हाइपोथेसिस वर्सेस थियरी। थियरी क्या होती है? जिसके पास एविडेंसेस होते हैं, और हाइपोथेसिस के पास एविडेंसेस नहीं होते हैं। यहां पे एविडेंसेस नहीं होते हैं। यस, टेल मी नाउ, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीवन? फटाफट बताएं, ये समझ में आ गया? तुम्हें सिर्फ वही बनाना है जो मैं तुम्हें जब डिक्टेट कर दूंगा। अभी के लिए ये जो स्लाइड्स हैं इनमें एक बात बताओ बेटा लोग, जो मैंने बोला है वो सारी चीजें यहां पे सब कुछ लिखा तो हुआ ही है ना? जो भी मैंने बोला वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो इससे जो आपको ये स्लाइड्स अपलोड हो जाती हैं, उन स्लाइड्स के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी एडिशन है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा। सो नाउ जो प्राइमरी थॉट था उसको हाइपोथेसिस बोला, एविडेंस दे दिया तो वो थियरी बन गया। अब यहां पे हमें देखना है पुरानी थियरीज क्या कहती हैं, पुराने जो थॉट्स हैं वो क्या कहते हैं। द ओल्डर थॉट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी थॉट वाज गिवन बाय गैसियस हाइपोथेसिस बाय इमैनुअल कांट। पहला जो हाइपोथेसिस दिया गया वो किसने दिया? इमैनुअल कांट ने दिया। उस हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम यही काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस ही समझेंगे, राइट। चलो, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे, साथ साथ अगर आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये स्लाइड तो आपको मिल ही जाएगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज द वेरी फर्स्ट आइडिया, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। कांट के द्वारा, एक व्यक्ति है इमैनुअल कांट जो आपने बहुत बार देखे होंगे, जिनका नाम आप जो फिलोसोफर्स हैं उनके अंदर भी पढ़ते हैं, जिनका नाम आप मैथ्स के अंदर भी देखेंगे। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर, इन्होंने अपने जीवन कार्यकाल के अंदर बहुत सारे फील्ड्स में बहुत कुछ लिखा, जिनमें मैथ्स भी है, जिनमें इन्होंने साइंस के बारे में भी लिखा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी लिखा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी लिखा, इन्होंने फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दिया। और उसी के संदर्भ के अंदर मैं सबसे पहला जो नाम दे रहा हूं आपको, दैट इज इमैनुअल कांट। इन्होंने जो अपना पहला जो हाइपोथेसिस दिया, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कई लोग जिनको सोशियोलॉजी में इन्होंने पढ़ा होगा, तो फिलॉसफी में भी पढ़ेंगे आप,
तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको हर डायमेंशन में दिखाई दे जाएगा। इसीलिए यहां पे ये वर्ड हाइपोथेसिस लिखा है, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल बातें करेगा, बट फिलोसॉफिकल बातें तो यहां पे ज्योग्राफी में तो चलेंगी नहीं। लोग मांगेंगे इनसे क्या, इनसे मांगेंगे बहुत सारे एविडेंसेस। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, दिस थ्योरी इज बेस्ड on Newton's law of gravity. This theory is based on gravitational law of Newton. This theory is based on gravitational law of Newton. न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का नियम था उसके ऊपर ये काम करती है। और हमें पता है ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन का मतलब है जो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, आपके पास अपना मटेरियल होना चाहिए। ये इस पूरी जो स्लाइड होंगी, स्लाइड से आप अपना मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। सिनॉप्सिस कैसे बनाने 1-2 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा। जब भी आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट, राइट। वेट फॉर सम टाइम्स गाइस, कुछ वक्त दे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। दिस इज अ हाइपोथेसिस, दिस इज हाइपोथेसिस, राइट। नाउ आई एम सेइंग, ये व्यक्ति कहता है इस पूरी की पूरी जो धरती है, उस धरती का निर्माण एक सॉलिड मैटर से हुआ। देखो, इस हाइपोथेसिस के अंदर मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूं ताकि आपको और आसानी हो समझने में। देखिए, पहला एजम्पशन क्या लिया गया, एजम्पशन करके चलेगा और बताएगा कि भाई साहब धरती कैसे बनी है। मतलब तुम खुद समझो कि ये जो बातें बोली गई हैं वो सत्य नहीं है, जो ये बातें बोली गई हैं वो सत्य नहीं है। बस हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि इन सब बातों को एनसीईआरटी में लिखा गया है, और इन्हीं बातों से हमें धीरे धीरे पता लगेगा कि कैसे हम मॉडर्न थ्योरीज तक पहुंचे हैं। अब यहां पे एक बात बोली गई जो ये है कि इस पूरी धरती, इस पूरे विश्व, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर देयर वॉज अ सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रिमिटिव मैटर वॉज देयर, प्रिमिटिव मैटर वॉज प्रेजेंट। अब ये क्या लिख दिया भाई, तुम्हें समझ में नहीं आएगा भाई ये क्या लिख रहा है शुरुआत में, राइट। सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रिमिटिव मैटर जिसको प्राइमोर्डियल मैटर भी कहा जाता है, प्राइमोर्डियल मैटर वॉज स्कैटर्ड इन यूनिवर्स। ये क्या था, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर स्कैटर्ड था, इट वॉज स्कैटर्ड इन यूनिवर्स। ये कहते हैं कि, इत्मीनान से समझना, जिनको नहीं समझ में आया मैं अब दोबारा समझा रहा हूं। देखो, ये कहते हैं कि जो ये धरती है, इस यूनिवर्स के निर्माण को, इस धरती के निर्माण को समझने के लिए मैं कुछ एजम्पशन ले रहा हूं, और वो एजम्पशन ये है कि पूरी धरती के ऊपर, इस यूनिवर्स के अंदर एक सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर वॉज देयर। अब ये पहला वर्ड जो लिखा हुआ है दैट इज सुपर नेचुरली क्रिएटेड। सुपर नेचुरली क्रिएटेड का मतलब है इस मैटर को किसने बनाया, भाई ने शुरुआत में ही बोल दिया, इस मैटर को भगवान ने बनाया, सुपर नेचुरली क्रिएटेड। यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। इस कहानी का अंत तो यही हो जाता है कि उसने शुरुआत ही की सुपर नेचुरली क्रिएटेड से, यानी कि भगवान ने कोई मैटर बनाया और उस मैटर को क्या बोला, प्रिमिटिव मैटर। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मुर्गी पहले आई या अंडा, तो तुम बोलोगे ये सब डिसाइड करने वाला कौन था, ये तो भगवान था, राइट। उस तरीके से इन्होंने बोला कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर पहले एक है ना, इस यूनिवर्स के अंदर पहले एक सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर था। और ये प्राइमोर्डियल मैटर का मतलब क्या होता है, प्राइमोर्डियल मैटर का मतलब जो सबसे पुराना, जो सबसे पहला मैटर है, जो सबसे पहले बना,
उसको हम यहां पे देख रहे हैं। देन यू विल सी इट इज अ प्राइमोडियल मैटर विच वॉज एग्जिस्टिंग। अरे बेटा सब कुछ दिखाई दे रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्राइमोडियल मैटर है दिस यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द पास्ट। अब ये कहता ये जो प्राइमोडियल मैटर है दिस प्राइमोडियल मैटर वॉज वेरी कोल्ड, दिस मैटर वॉज मोशनलेस एंड दिस मैटर वॉज मेड अप ऑफ solid particles. This matter was made up of solid particles. ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूं, पहले आप ध्यान से समझिए। अब यहां पे समझिए, ये बंदा कह रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स के निर्माण में सबसे पहले एक बहुत बड़ा पुराना एक मैटर एग्जिस्ट करता था जो कि बहुत ही ठंडा था, वो मोशनलेस था, उसमें मोशन नहीं था, रुका हुआ था और वो सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ था। ये इन्होंने एज्यूम किया है और इसे इन्होंने बोला दिस इज अ प्राइमोडियल मैटर जो कि दिस यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। और ये इन्होंने क्या लिया है, एक अजम्पशन लिया है और इसी अजम्पशन के बेस पे ये अपनी थ्योरी प्रोवाइड, अपना हाइपोथेसिस देंगे। राइट नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि अगले स्टेप में क्या हुआ, द सेकेंड स्टेप, व्हाट हैज हैपेंड इन द सेकेंड स्टेप, पार्टिकल्स इन दिस मैटर, पार्टिकल्स स्टार्टेड टू कोलाइड इन दिस मैटर। जो भी ये मैटर था इसके अंदर पार्टिकल्स स्टार्टेड टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। Why? Because of gravitational interaction, because of mutual gravitational interaction। अब देखें ये क्या बोलना चाहते हैं, समझे यहां पे। अब देखो, अब मैं कहना चाह रहा हूं, अगली स्लाइड पे आ रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। ये कहते हैं कि ये इस यूनिवर्स के अंदर ये प्राइमोडियल मैटर है। इस प्राइमोडियल मैटर बना किससे हुआ है, इस प्राइमोडियल मैटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और कुछ समय बाद ये सॉलिड पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। मेरे मन में सवाल आया, व्हाई दीज पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के अंदर है मास, इनके अंदर है वजन, इस वजह से इनके ऊपर लगेगा ग्रेविटी का इंपैक्ट। ग्रेविटी के इंपैक्ट के कारण ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से जनरेट होगा फ्रिक्शन। जैसे कि मान लो मैं ये बोलूं कि ये मेरे हाथ हैं। प्राइमोडियल मैटर किसको कहते हैं, प्राइमोडियल मैटर का मतलब है जो इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले कोई मैटर एग्जिस्ट किया करता था, उसको इन्होंने प्राइमोडियल मैटर का नाम दिया है। प्राइमोडियल का मतलब जो सबसे पहले एग्जिस्ट करने वाला मैटर होता है। अब एक बात समझो कि अगर मान लो ये मेरे दोनों हाथ हैं, मैं इन दोनों को रब करने लगूंगा तो क्या इनके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे? जी हां। जब इनके पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या फ्रिक्शन जनरेट होगा? जी हां। जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? मेरा सवाल है तुम लोगों से, जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? फटाफट जवाब दें, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? फटाफट जवाब दें। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो
इसके अंदर जो भी ये पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स के अंदर मास था, मास के कारण ग्रेविटी थी, ये आपस में क्लोज आए, कोलाइड करने लगे, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, इनका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा। पहले आप देखेंगे इस व्यक्ति ने एक एजम्पशन लिया था कि ये वाला जो मैटर था वो क्या था, कोल्ड था। अब जवाब दें, जो ये मैटर होगा ये कोल्ड से, ये प्राइमोर्डियल मैटर जो पहले क्या था, ठंडा था, अब कोल्ड से क्या ये हॉट होने लग जाएगा, क्या ये अब धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा? फटाफट बताएं। बिल्कुल हां, जैसे जैसे ये धीरे धीरे दिस कोल्ड मैटर हैज started to converting itself to the hotness। ये जो जब ये हॉट हो जाएगा इसको नाम दिया जाएगा, जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा नेब्यूला। इसको क्या बोलेंगे, नेब्यूला बोलेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा प्राइमोर्डियल मैटर, इसको क्या बोलेंगे हम, नेब्यूला बोलेंगे। चलिए यहां तक समझ में हमें आ गया। कोलिजन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं। सबसे पहले इनके अंदर ग्रेविटी के कारण कोलिजन हुआ, कोलिजन इंक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ, जब फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ तो उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो ये पहले कोल्ड था, कोल्ड से क्या बन गया, हॉट बन गया। इसी प्राइमोर्डियल मैटर को हम अब किस नाम से जानेंगे, नेबुला के नाम से जानेंगे। यस और नो? वेरी गुड गाइस, यहां तक अब हमें समझ में आ चुका है कि जब भी हॉट नेबुला बना, अब जब भी कोई चीज यहां पे सॉलिड पार्टिकल्स, जो ये सॉलिड पार्टिकल्स थे, अब ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, इन सॉलिड पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा लोग? आप सब लोगों ने बोला कि इसका टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। जब सॉलिड पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या ये गैसियस पार्टिकल्स में बदल जाएंगे, हां या ना? फटाफट जवाब दें। क्या ये सॉलिड पार्टिकल्स का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्या ये गैसियस पार्टिकल्स में बदल जाएंगे? बिल्कुल हां। क्यों गैसियस पार्टिकल्स में बदल जाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और क्या अब जो चीज गर्म होती है, क्या वो एक्सपैंड करती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो फैलने लगती है? जी हां। क्या यहां पे जो ये मैटर है, जब ये गैसियस पार्टिकल्स में बदलेगा तो इसके अंदर एक्सपेंशन हो जाएगा? क्या इसके अंदर एक्सपेंशन होगा? जी हां। एक्सपेंशन का मतलब क्या ये फैल जाएगा? बिल्कुल हां, ये फैल जाएगा। इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक हमें समझ में आया? फटाफट जवाब दें, यस और नो गाइस। टिल नाउ यहां तक जो हमने बात की है, क्या वो समझ में आ गया? ऑल राइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड गाइस, मजा आ गया। अब देखें, मैं दोबारा कंसोलिडेट कर देता हूं। क्या बोला भाई ने? भाई ने कहा कि सबसे पहले एक प्राइमोर्डियल मैटर था, ऐसे करके रिवाइज किया जाता है। प्राइमोर्डियल मैटर का मतलब जो बिगिनिंग में मैटर था। ये जो प्राइमोर्डियल मैटर था, ये मैटर बहुत ही ठंडा था, बिल्कुल सही बात है। ये मैटर मोशनलेस था, बिल्कुल सही बात है, यानी कि रुका हुआ था। और ये मैटर सॉलिड था। ये मैटर क्या था? सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज आए, पार्टिकल्स जो क्या हुए, पार्टिकल्स जो हैं वो क्या आए, क्लोज आए। जब ये क्लोज आए तो इनके बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। फ्रिक्शन इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगा। ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगा, इस वजह से जब फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? जी हां, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तब डेफिनेटली यहां पे समझ में हमें बात आई, वो क्या थी कि जो मैटर पहले सॉलिड था, नाउ दिस मैटर हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू द गैसियस स्टेट। अब ये कौन सी स्टेट में आ गया? गैसियस स्टेट में आ गया। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नेबुला का नाम देते
हैं जो गैसियस स्टेट में आया इसका टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? जी हां। क्या इसका साइज इंक्रीज हुआ? जी हां। इसका साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, साइज इसका इंक्रीज हो गया। यहां तक हमें बात समझ में आ गई है। वाई नॉट लिक्विड? बेटा पहले सॉलिड, सॉलिड से बना होगा लिक्विड, लिक्विड से बना होगा गैस। ऐसे थोड़ी है कि सॉलिड से सीधा गैस, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉलिड से गैस हो गया, राइट। अब भाई एक स्टेप आगे बढ़ता है, अगले स्टेप में क्या बोलता है? अगले स्टेप में बोलता है कि जो ये गैसियस स्टेट के अंदर, जो ये नेबुला है, जो ये गैसियस स्टेट के अंदर नेबुला है, इसके अंदर पार्टिकल पहले क्या थे? मोशनलेस थे। पहले पार्टिकल क्या थे? मोशनलेस थे। अब पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देयर विल बी, जैसे जैसे कोलिजन का ये बोला गया है, ये बोला, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ना 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 ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है इमैनुअल कांट बोल रहा है। क्यों लिक्विड में नहीं गया? उसके लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, कांट के साथ बढ़िया बातचीत करना और उससे पूछना भाई लिक्विड क्यों नहीं बना। जो उसने बोला हम वही समझेंगे, राइट। अगर मैं कह रहा हूं यहां पे ये प्राइमोर्डियल मैटर कहां से आया था? भाई ने कहा ये प्राइमोर्डियल मैटर तो सुपर नेचुरली क्रिएटेड है। सुपर नेचुरली क्रिएटेड का मतलब भगवान ने बनाया, राइट। सुपर नेचुरली क्रिएटेड है। अब ये कहता है जब ये गैसियस स्टेट में आया, गैसियस स्टेट में आने के बाद धीरे 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 कोलिजन क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज हुए। तो ये जो नेबुला है इसके अंदर रोटेटरी मोशन स्टार्ट हुआ। इसके अंदर कौन सा मोशन स्टार्ट हुआ? रोटेटरी मोशन स्टार्ट हुआ। रोटेटरी मोशन का मतलब है ये नेबुला क्या करने लग गया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये नेबुला क्या करने लग गया? घूमने लग गया। जब ये घूमने लग गया उसको हम समझें जैसे जैसे ये नेबुला घूमेगा। अब दिस नेबुला इज रोटेटिंग एट, दिस नेबुला इज रोटेटिंग एट वेरी फास्ट पेस, रोटेटिंग एट वेरी फास्ट पेस, वेरी फास्ट पेस। अब जब ये रोटेशन बहुत फास्ट है मेरे दोस्तों, जब ये रोटेशन बहुत फास्ट है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक मैटर था, राइट, ये मैटर था और ये मैटर बहुत तेजी से घूमने लग गया, घूमने लग गया। इसको आप ऐसे इमेजिन करें, मेरे हाथ में एक बॉल है, यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और इसके हाथ में एक बॉल है और वो इस बॉल को घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो इसके लो दो हाथ हैं भाई, एक हाथ नहीं है। वो इस बॉल को घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली जब ये घुमाएगा, घूमता जब भी कुछ है तो एक फोर्स लगता है मेरे भाइयों, और रोटेशन के कारण एक फोर्स जो आता है, रोटेशन के कारण एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फोर्स। और ये आउटवर्ड फोर्स कौन सा है? आउटवर्ड फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आउटवर्ड फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने कभी कभी ये इमेजिन किया होगा, कभी देखना, ध्यान से देखना, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूं और एक राउंड अबाउट आता है, जब एक राउंड अबाउट आता है और मैं गाड़ी को मोड़ता हूं तो मेरी खुद का शरीर जिस डायरेक्शन में गाड़ी मुड़ती है उस दिन से उसके ऑपोजिट मेरा शरीर जाने लगता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। एंड कांत कहता जब ये नेबुला रोटेट कर रहा था, जब ये नेबुला रोटेट कर रहा था, इसके रोटेशन के दौरान एक फोर्स लगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से 9 रिंग्स निकल के बाहर निकली। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहां से 9 रिंग्स बाहर निकली, और 9 रिंग्स जो ये बाहर निकली हैं, तुम खुद सोचो ना, मैं अगर किसी चीज को घुमाता जाऊंगा बहुत तेजी से तो चीजें बाहर की ओर निकलने लगेंगी। जब बहुत ही बाहर निकलने लगेंगी तो क्या मैं कह सकता हूं, फटाफट बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस 9 रिंग्स को ही लेटर ऑन स्टेजेस में, लेटर ऑन यही 9 रिंग्स क्या बनी? 9 प्लैनेट्स
प्लैनेट्स के रूप में जानी गई और इसको सबसे पहले बोला गया गैसियस हाइपोथेसिस। ये नेबुला का हाइपोथेसिस नहीं है मेरे दोस्त रोहित, वो लैप्लेस ने दिया था और इसको प्रोवाइड किया था, इसको प्रोवाइड किया था किसने? इमैनुअल कांट ने। कब प्रोवाइड किया? 1755 के अंदर, 1755 के अंदर कांट ने ये थीसिस प्रोवाइड किया, हाइपोथेसिस प्रोवाइड किया, जिसको 1796 के द्वारा 96 में कौन आगे लेके जाएगा? लैप्लेस आगे लेके जाएगा। कौन आगे लेके जाएगा? लैप्लेस आगे लेके जाएगा, जो आप नेबुलर हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। तो क्या यहां तक मुझे समझ में आ गया? आई एम सेइंग कि ये सब क्या था? पार्टिकल्स थे गैसियस स्टेट में, टेंपरेचर इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, घूमने लगे, घूमते घूमते इनसे पता लगा कि भाई 9 प्लैनेट्स निकल के निकले और 9 रिंग्स निकली, वो 9 प्लैनेट बन गए। जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वही सवाल मेरे दिमाग में भी आए, बस मैं कान से पूछ नहीं सकता था, इसीलिए उन सवालों को हमने किसके रूप में देखा? क्रिटिसिज्म के रूप में देखा। कोई मुझे यहां पे ये नहीं पूछ रहा, किसी ने मुझे बोला कि सर पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि भाई ये प्राइमोर्डियल मैटर आया कहां से? ये प्राइमोर्डियल मैटर आया कहां से, ये तो बता दो। ये प्राइमोर्डियल मैटर आया कहां से? ये सुपर नेचुरली क्रिएटेड का मतलब क्या? भगवान ने बनाया? तो बोलो सीधी भगवान ने धरती बना दी, है ना? मैं किसी दिन बोलूं कि मैं प्राइमोर्डियल मैटर नहीं बनाया भगवान ने सीधी धरती बना दी, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी, है ना? एक बात। दूसरी बात, भाई वाई 9 रिंग्स, 9 रिंग्स क्यों निकली? 8 क्यों नहीं निकली? 10 भी निकल सकती थी, 12 भी निकल सकती थी, 25 भी निकल सकती थी, राइट? ये 9 ही क्यों निकली भाई, मेरे को ये बता दे। तो ये उनको वो नहीं बता पाया, इसीलिए इसको बोला गया उसका क्रिटिसिज्म, राइट? तो हमने पहली थ्योरी आज पढ़ ली। और तीसरा क्रिटिसिज्म, भाई पहले तो पार्टिकल क्या थे? मोशनलेस थे। मोशनलेस से भाई अचानक से क्यों घूमने लग गए? ये मोशन कहां से आ गया भाई? कहां से किसको सपना आया भाई कि ये पार्टिकल घूमने लग जाएंगे? कैसी बातें कर रहा है भाई, ये तो बता दे। सो ये सारे के सारे क्या होंगे? क्रिटिसिज्म के रूप में आएंगे। सो आई होप यू हैव गॉट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन हेयर। सन कहां गया, कहां से आया? भाई इसने कुछ नहीं बताया। जो तेरे मन में डाउट आ रहे हैं वो सारे डाउट एकदम सच हैं, क्योंकि वो सारे क्रिटिसिज्म हैं। अब मैं हर क्रिटिसिज्म को तो नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर से कुछ क्रिटिसिज्म आपके सामने लिख दिए हैं। इन थियरी से सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और इसीलिए हम अब यहां पे देख चुके हैं इस पूरी थियरी को, जो कि आपके सामने कंप्लीटली लिखी गई है। और जब आप इस थियरी को पढ़ेंगे घर जाके, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गैसियस हाइपोथेसिस को यहां पे लिखा भी गया है। भाई साहब ध्यान से रखना, मजा आ जाएगा आगे वाली क्लासेस में। बस तुम मेरे को परेशान मत करना। कोई बीच में लिख देता अरे बड़ा बेकार पढ़ा रहा है, अरे कोई बात नहीं दोस्त, तू पढ़ के तो देख, थोड़ी देर में अपने आप मैं अच्छा लगने लग जाऊंगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बेकार नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो तुम्हारा मेरा बैच है, दिस इज 63rd टाइम मैं इस बार जो तुम्हारे बैच में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, दिस इज माय 63rd बैच। 63वीं बार मैं ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूं, राइट? तो मैं इतने बैचेस पढ़ा चुका हूं, तो तुम्हारे उस एक्नॉलेजमेंट की तो जरूरत मुझे नहीं है, राइट? तो नाउ you will always be understanding one thing, that you are here to read things out. So मिलते हैं कल। आज की क्लास छोटी रखेंगे, कल 7 बजे होगा। 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ हेयर एंड देयर, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं, सीधा आएंगे, कंटेंट की बात करेंगे और 1.5 घंटे को 5 घंटे का यूटिलाइजेशन करके यहां से निकलेंगे, राइट? थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू टुमारो with a very very enthusiastic node। और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एकदम अच्छे से आप आए और रिवाइज करके आएंगे, तो और मुझे अच्छा लगेगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो।
गुड नाइट गाइस।